अकायद के बारे में इस किस्म के लेजे जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह उसने बाहर आकर मेरे साथ बदतमीजी की, ये यकीनन एक इमरान खान की तरबियत का असर है। नून लीग के MNA ने, जिसका मैं नाम लेते हुए अपनी तौहीन समझता हूँ, मैं नवाज शरीफ आपसे इंतजार कर रहा हूँ कि कब अब माफी मांगेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान। नाज़रीन, शायद हमारी कौम की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर है। हम हर अफसोसनाक वाक़े और हर सहने के बाद उसको भूल जाते हैं और हर अफसोसनाक वाक़े पर हमें इससे पहले वाले और इसी तरह के वाक़यात का शायद ख्याल भी नहीं होता। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आज लाहौर में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन में होने वाली बदनज़मी का इल्ज़ाम PTI ने मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स पर लगाया, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इन इल्ज़ामात को झुटला दिया, बल्कि उल्टा PTI पर इल्ज़ामात लगाए कि ये हरकत उन्हीं के खिलाड़ियों की है। PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये पहली जंग नहीं हुई है। अभी रवां हफ्ते ही मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ और PTI के मुराद सईद ने कौमी असम्बली की लॉबी में जिस मार्शल आर्ट्स का भरपूर मुजाहरा किया था, उसके बाद फिर जावेद लतीफ़ ने मीडिया के सामने जो बयान दिया था वो किसी सूरत भी मुआफ़ी के काबिल नहीं है। लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर आज़म की जो खामोशी है, ये बड़े सवालात उठा रही है, ये बड़ी मानी खेज़ है। जबकि इमरान खान ने इस अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर आज़म से मुआफ़ी मांगने का भी मुतालिबा किया है। एक माह पहले भी पाकिस्तान के मुक़द्दस तरीन इदारे में PTI और मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली इजलास के दौरान ही एक दूसरे से दस्तो गिरेबान हुए थे। पनामा केस और धरने के दौरान जो बयानात हमारे रहनुमाओं की जानिब से दिए जाते रहे वो मीडिया पर नशर होने के भी काबिल नहीं। पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसे इखलाक बाख्ता बयानात और हरकत से भरी पड़ी है। हैरानकुन बात तो यह है कि इस तरह के हर वाक़े के बाद स्पीकर साहब एक्शन भी लेते हैं, कमेटी भी बनाई जाती है, लेकिन ऐसी कमेटी बनती है जिसकी आज तक कोई रिपोर्ट ही सामने नहीं आई और ना ही जिम्मेदारों को कोई सज़ा मिल सकी। सवाल यह है कि अगर इस तरह के अखलाकियात पर पहले एक्शन लिया जाता तो क्या आज इन नाम नहाद अवामी नुमाइंदों की जुर्रत होती कि वो ऐसी हरकत करते? क्या कोई सियासी जमात तनकीद बर्दाश्त किए बगैर जिंदा रह सकती है? क्या तहजीब के दायरे में रहकर तनकीद नहीं की जा सकती? इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम माफ़ कीजिएगा बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जिक्र करेंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया दहशतगर्दी का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह तरक्की के मैदान में हम बहुत पीछे रह गए हैं। दहशतगर्दी के अमल को किसी भी मजहब या कौम के साथ मुंसलिक करना, जोड़ना दुरुस्त नहीं, लेकिन दुनिया भर में दहशतगर्दी को मुसलमानों से मंसूब किया जाता है और अगर दुनिया में एक छोटा पटाखा भी फट जाए तो इसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिया जाता है। जबकि ये चीज़ रोज़ रोशन की तरह आया है कि दहशतगर्दी और इस्लाम का आपस में रत्ती बराबर भी कोई वास्ता नहीं है। ऐसा करने वाले हम दुश्मन लोग रात को दिन से मिलाने के अधूरे ख्वाब देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। कल लाहौर में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यह कहा कि उलमा जो हैं ये दहशतगर्दी के नज़रियात को ख़त्म करने में मदद करें। यकीनन वज़ीर आज़म का मुतालिबा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या ज़िया दौर में जिन तालिबान को बढ़ाया गया, क्या अब रियासत इस दहशतगर्दी की सोच को ख़त्म करने में कामयाब हो सकती है, कामयाब होगी? और उलमा का इस सारी सोच को ख़त्म करने की, जो दहशतगर्दी की सोच इस मुआशरे में बढ़ती जा रही है, उसको ख़त्म करने में उलमाए कराम का क्या रोल हो सकता है, किस तरह की वो मदद कर सकते हैं? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद हैं, खबर घुम्मन इस्लामाबाद से हैं, और सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आरिफ निज़ामी साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। आरिफ निज़ामी साहब, आप जानते हैं कि PTI और मुस्लिम लीग नून की जो चपकलिश है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन ये चपकलिश दिन ब दिन रोज बरोज बढ़ती जा रही है। क्या तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में जो एक खिंचाव की हमें कैफियत नजर आती है, मुस्लिम लीग नून की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो वो तहरीक इंसाफ का जिक्र करना नहीं भूलते, PTI की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो वो मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करना नहीं भूलते। ये जो खिंचाव की कैफियत है, क्या इसकी एक जो वाहिद वजह बज़ाहिर जो नजर आती है, आपको लगता है ये जब तक पनामा केस का फैसला नहीं आ जाता ये खिंचाव की कैफियत खत्म होने वाली नहीं है? जी, अगर पनामा केस का फैसला भी आ जाए तो ये खिंचाव जो है ये बरकरार रहेगा और इजाफा भी होगा उसमें, क्योंकि अब इलेक्शन की आमद है। ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल तो इलेक्शन होना ही है, लेकिन जो आज लाहौर में वाक़या हुआ है उसको भी आप इजाफा कर लें कि हल्का 154 में मार्की उखाड़ दी गई और उसको मजबूर किया गया जो मालिक था मार्की का कि वो उसकी इजाज़त मनसूख करे, और ये धमकी दी गई कि आग लगा देंगे।
तो ये कोई जमहूरी रवैया नहीं है। और जो इस्लामाबाद में और जो कौमी असम्बली में जो वाक़या हुआ है उसमें पहले तो लगता ये था बज़ाहिर कि ये मुराद सईद साहब की ज़्यादती है, क्योंकि वो बड़े गसूले आदमी हैं और बड़ी जल्दी जोश में आ जाते हैं। और पहले भी जैसे आपने जिक्र किया शायद खाकान अब्बासी पर भी वो पाउंस किया था उन्होंने। लेकिन जब पता लगा कि ये मामले में जो जावेद लतीफ़ साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की और जिस किस्म के बयानात दिए और जिस तरह उनकी फैमिली पे रकीक और ज़ाती किस्म के हमले किए, उस पर इमरान खान साहब का तबसरा बजा था कि अगर मैं होता तो उससे कुछ ज़्यादा करता, आगे जाता। और उनकी जो और उनकी जो माजरत भी है ना वो भी गैर मशरूत नहीं है, वो भी क्योंकि चुनाचे टाइप की माजरत है। और ये इस पर कमेटी बना देने से बात नहीं बनती। इस सिलसिले में कम से कम उसके ख़िलाफ़ को तादीबी कार्रवाई होती है, उसकी रुकनीत के ऊपर कोई सस्पेंड की जाता, कुछ किया जाता, स्पीकर साहब को नोटिस देते, क्योंकि ये अगर ईवान में नहीं हुआ तो कौमी असम्बली के प्रेमिसेस में ये वाक़या हुआ था। तो आरिफ निज़ामी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो खामोशी है इसको क्या समझा जाए? उनकी सपोर्ट समझा जाए या लाताल्लुकी समझा जाए? ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर का ये मोडस ऑपरेंडी है, वो किसी मामले में भी बयान नहीं देते। हत्ता कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कलभूषण यादव की उन्होंने आज तक बात नहीं की, मजम्मत नहीं की। और भी मामलात में वो उन्होंने ये आउटसोर्स किया हुआ है ये काम। वो जो फैसलाबाद में उनके मेंबर हैं आबिद शेर अली को या तलाल चौधरी को या दानियाल अजीज़ को, उसको थोड़ा सा तड़का लगाते हैं दो जो ख्वाजा बरदरान हैं, ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा रफ़ीक जो हैं। और ये जो मीडिया सेल है उनका, ये गाली गलोच में इजाफा कर रहा है। और ये कोई एक शगुन नहीं है आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए। यानी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक तरफ तमाशा देखते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, वो गोश्त का नागा हो सकता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नागा नहीं हो सकता, वो बल्कि दिन में दो दफ़ा वो बोलते हैं। और वो भी इस मुहाज़राई को इजाफे में, और लहजा जो है उनका भी कोई, अगर ठीक है कि वो गाली गलोच से काम नहीं लेते, लेकिन उनका लहजे में भी एक ख़ास शिद्दत, बिटरनेस और ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये मुहाज़राई में एक ऐसा इजाफा हो रहा है जो कोई नेक शगुन नहीं है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए। सही। ज़फ़र इलाही साहब, आप समझते हैं कि पार्टी रहनुमाओं की ऐसी लैंग्वेज, इतनी खुली छूट, ये पार्टी लीडरशिप की इनकरेजमेंट के बगैर नहीं मिल सकती? गुड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल है ये। मैं समझता हूँ शायद पार्टी इनकरेजमेंट एक माहौल है। यस, बिल्कुल सही कह रही हैं, माहौल में ये लोग ऐसी चीज़ें कह सकते हैं, एक्सट्रीम्स पे जा सकते हैं, मगर फिर भी मेरे ख्याल में जावेद लतीफ़ साहब ने जो कहा था ये इनएक्सक्यूजेबल है। और साथ साथ मैं कहता हूँ आखिर वो एक टीम के प्लेयर हैं और वो टीम है PMLN, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो PMLN के कप्तान हैं। अब वो कप्तानशिप को तो आउटसोर्स नहीं कर सकते ना, कप्तानशिप को तो ही इज द कैप्टन। और कभी कभी कप्तान को ऐसे मौके पे आके वाकई उनको डिसएसोसिएट कर सकते हैं वो अपने टीम प्लेयर से जो इस किस्म का अल्फाज इस्तेमाल किया। मगर शाजिया, मुझे सबसे बड़ा डर ये है कि अगर इस किस्म का माहौल हो और इस किस्म के एंटेगनिज्म्स हो तो जब ये वर्डिक्ट आएगा क्या होगा भाई? ये जो वर्डिक्ट आएगा या एक साइड पे आएगा या दूसरे साइड पे आएगा ना। वन साइड विल रिगार्ड इट एज अ विक्ट्री और अ डिफीट। तो अगर इस माहौल पे वर्डिक्ट आया तो मेरे ख्याल में एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि ये इस किस्म का हमारे डेमोक्रेसी में ये क्यों इस किस्म का हालत होता है? शाजिया, बात असल ये है, दिस इज नॉट अ रियल डेमोक्रेसी। ये असली डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक नकली डेमोक्रेसी है। ये है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। वो ये है कि एक चीज ही पे इन लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इलेक्शंस, उसके बाद जो फैमिली आ जाए, ऑटोक्रेट आ जाए, जो भी आ जाए, उसके बाद वो शुरू हो जाता है इंस्टीट्यूशंस को वीकनिंग करना, सेपरेशन ऑफ पावर्स को खत्म करना, अपना इकोनॉमिक स्ट्रेटजी करना, जो मजे हैं। मिसाल के तौर पे
इस किस्म की ट्रीटमेंट होती है डेमोक्रेसी के कि जो वर्किंग क्लास होते हैं और लोअर और जो मिडिल क्लास होते हैं वो इस डेमोक्रेसी से एलियनेट हो जाते हैं। वो कहते हैं यार ये क्या है, हमें एजुकेशन चाहिए, रोड्स मिलता है, हेल्थ चाहिए, ट्रेन्स मिलता है, हमें जस्टिस चाहिए और हमारे को प्रोपेगेंडा और स्पीचेस मिलते हैं। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन है शाजिया, विच आई होप तो ऐसे में अगर मेरे ख्याल में अगर एक माफी आ जाए। हाँ, यही सवाल छोड़ के जा रही हूँ। ब्रेक के बाद आएंगे वापस तो बात करेंगे कि इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर साहब से जो मुतालिबा किया है कि मुराद सईद से माफ़ी मांगी जाए, जावेद लतीफ़ ने जो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है, क्या इमरान खान का ये मुतालिबा जायज़ है, दुरुस्त है, प्राइम मिनिस्टर साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए? एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खावर, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे या मैं आगे बढ़ूं? शाजिया, मैं सिर्फ इतना कह रहा साहब, निज़ामी साहब मुहतरम है, मेरे उस्ताद हैं, कि हाउस को चलाना जो है हुकूमती पार्टी की ज़िम्मेदारी होती है, स्पीकर हुकूमती पार्टी का होता है, एजेंडा जो है हाउस का वो हुकूमती पार्टी ने सारा लेके आना होता है। तो सारी मेहल ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउस को अच्छे तरीके से चलाना। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की 28-30 सीटें हैं, वो इमरान खान तो पहले दिन से असम्बली को मान ही रहे, हाज़िरी उनकी नहीं होती। तो वो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है कि ये हाउस को अगर ठीक नहीं चल रहा तो इसमें बाकी पार्टी की जिम्मेदारी है। अब इसमें मेजॉरिटी पार्टी पीएमएलएन की है। वो अगर असेंबली को मानते नहीं है तो असेंबली को छोड़ दें, फिर ये तो कोई बात ना हुई ना कि जी असेंबली को मानते नहीं है और उसकी मेंबरशिप के भी मदद उठ रही है उनकी पार्टी। वो तो निज़ामी साहब उन्होंने रिजाइन नहीं, निज़ामी साहब वो तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था, उन्होंने उनके इस्तीफे नहीं उसे एक्सेप्ट किए थे। स्पीकर साहब एक्सेप्ट कर ले तो शायद जान ही छूट जाती। ये कोई बात, मैंने भी इसी काम में बाल सफेद किए, आपने भी असेंबली अटेंड की है, अगर वो रिजाइन करना चाहते तो कर सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। चलें, बहरहाल वी एग्री टू डिसएग्री। आगे बढ़ते हैं। आरिफ निज़ामी साहब, बात करते हैं कि उलमा किस तरह दहशतगर्दी के नजरियात को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। निज़ामी साहब, आप सब जानते हैं कि ज़िया दौर में रियासत ने रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और मिलिटेंसी को स्टेट पॉलिसी बनाया था, जिसमें उलमा ने उनका भरपूर साथ दिया क्योंकि उलमा की सोच उस पॉलिसी से मिलती थी। और फिर सब जानते हैं कि 80 की दिहाई में किस तरह मदरसों में ज़कात बांटी जाती थी, ज़कात तकसीम की जाती थी, जो 79 में लॉ बनाया गया था। और उसके बाद सब जानते हैं कि हर जगह अपने अपने नजरिए, अपनी अपनी सोच के मुताबिक मदरसों में तालीम दी जाने लगी। आज उलमा उस सोच को खत्म करने में अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं जो ज़िया लेगेसी चली आ रही है? क्या ये इतना आसान है, मुमकिन है उस सोच को आज खत्म करना? देखिए जी, ये बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं मुख्तसर आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो काम जो 77 में जनरल ज़िया-उल हक ने फॉर्मली शुरू किया था और बल्कि भुट्टो साहब के दौर में शुरू हो गया था, उसको इतनी जल्दी रैप अप करना तो शायद मुमकिन ना हो, ख़ास तौर पे एक ऐसी सियासी जमात के लिए जो उनकी क्या कहना चाहिए फेलो ट्रैवलर रही है या उनके साथ ही रही है। और अभी भी ऐसे मामलात हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब गुज़श्ता रोज़ गए थे जामिया नईमिया। अब जो जामिया नईमिया है उनके जो सरबराह हैं मौलाना सरफराज नईमी, वो शहीद हो गए थे क्योंकि टेररिज्म के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। अब बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ के जो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, अब मुझे बताएं कि मौलाना फजल रहमान जो हैं, मियाँ नवाज शरीफ उनको तो पहले कन्विंस करें, जो उनके कोएलिशन पार्टनर हैं। वो तो हर चीज़ जिसकी नेशनल एक्शन प्लान में जिसका जिक्र है, चाहे वो मदरसे हों कि रेगुलेट करने का मसला हो, बाहर से फंडिंग का मसला हो, तालिबान का मसला हो, पहले अपनी मंजी से डांग फेरन, पहले उनको ठीक करें। फिर उससे बढ़कर ये चौधरी निसार अली खान जो हैं, जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, वो भी उनके किस्म के अपॉलोजिस्ट हैं। वो अभी अगले रोज़ भी वो पेश कर रहे थे कि जी वो क्या करें, वो तो हाई कोर्ट ने वो लाल मस्जिद वाले मौलाना वो किया हुआ है, वो तो वहाँ से निकलते नहीं हैं। तो मेरा मकसद है कि, और जब उन्होंने कहा था कि ड्रोन अटैक आज जो है वो उस पर किया गया है जो हकीमुल्लाह मसूद पे, तो मतलब है कि अगर ये सोच है तो हम इस नैरेटिव को, जिसको बड़ा आजकल फैशन है कि जी नैरेटिव बदलने चलें, क्या साल इलेक्शन से एक साल पहले उनको इलेक्शन से एक साल पहले नैरेटिव बदलने ख्याल है? अगर चलें आगाज़ अच्छा है वो, मुझे पता लगा कि वो शायद आइंदा चंद दिनों में होली के मौके पे होली भी सेलिब्रेट करेंगे, अल्लाह उनको तौफीक दे। लेकिन इस नैरेटिव को बदलने के लिए इसके
बहुत सारे इम्तिहान हैं। फिर इसका एक खाली नवाज शरीफ का मसला नहीं है। जो इस मुल्क में जो हमारी जो सिक्योरिटी पैराडाइम है उसके मामलात जो है वो एक अलग बहस है कि वो आप उन ग्रुपों को प्रमोट करते हैं जो गुड और बैड तालिबान का कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर रहे, अफगानिस्तान के साथ आपके मामला ठीक नहीं है। तो इस सिलसिले में आई थिंक इट इज़ अ मैनिफेस्टेड प्रॉब्लम, इसके कई पहलू हैं। इसको इतनी आसानी से अगर किया जा सकता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जिसको सिवाय पुल बनाने के और ये मोटरवेज बनाने के और बिजली घर लगाने के, ना उन्होंने तालीम पे कोई पैसे खर्च किए। इस डिजिबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा लो है, यानी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, इन इशूज़ पे जो सोशल इंडिकेटर्स हैं हमारे बहुत ख़राब हैं। इसके होते हुए ना शॉर्ट टर्म हमारी पॉलिसीज़ हैं इस मामले में दहशतगर्दी ख़त्म करने का, नैरेटिव बदलने की, और लॉन्ग टर्म तो भी कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दें। हिलाली साहब आपका भी कमेंट लेती हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर इमरान खान जो मुतालिबा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि मुराद सईद से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, जायज़ है, दुरुस्त है, मांगनी चाहिए माफ़ी प्राइम मिनिस्टर साहब को? शाजिया, आपके सवाल पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा जो पहले डिस्कशन हो रही है उसमें ऐड करना चाहूँगा। शाजिया, में ये तीसरी नेशनल असम्बली है जो मैं कवर कर रहा हूँ और शुरू से आखिर दिन तक सारे इनके सेशंस कवर किए हैं। एक चीज़ बात तो तय है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MNAs हैं वो एक चीज़ जिसमें वो खुद कफील हैं वो लड़ाई झगड़ा, वहाँ पे गलत अल्फाज का चुनाव और जिस तरह के अशारों कनायों में वो बात करते हैं। और आपने देखा इससे पहले ख्वाजा आसफ जैसे सीजन जो पॉलिटिशियन ने जो उन्होंने शीरी मज़ारी के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहब के बारे में बिल्कुल अल्फाज इस्तेमाल किए। इसके अलावा भी अभी जो आरिफ निज़ामी साहब बात कर रहे थे ना, विद लॉट्स ऑफ ड्यू रिस्पेक्ट, अभी शाहिद हकान अब्बासी, उस दिन मैं वहाँ पे था, वो शाहिद अब्बासी साहब उठ के उनके बेंचेस की तरफ गए थे। और एक और आपको आपके शो में खबर सुना दूं कि शाहिद हकान अब्बासी साहब को उस दिन के इवेंट के बाद वैसे पार्टी में उनकी काफ़ी इज्जत है, अब और ज़्यादा इज्जत उनकी बढ़ गई है। और अब तो इस्लामाबाद में ये भी बात शुनीद में है कि अगर किसी मौके के ऊपर अगर नया प्राइम मिनिस्टर लाना पड़ा तो शाहिद हकान अब्बासी साहब ऊपर होंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर माफ़ी नाम की तो कोई चीज़ है कोई नहीं है, माफ़ी शाफी बिल्कुल नहीं मांगेंगे और ना ही प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब किसी मौके पे ऐसा कोई हुक्म दे के आपने MNA को। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी अच्छी मिसाल सेट की। उनके एक वजीर ने सिंध असम्बली में इस तरह मिलती जुलती हरकत की, वहाँ पे बिलावल ने, आसफा ने, बख्तावर ने उसका एक्शन लिया, ना सिर्फ माफ़ी मंगवाई बल्कि वो आपको पता है कि सारी वो एक लाइव एपिसोड भी चला, वो चादर भी उनके सर पे रखी गई सारा कुछ। अच्छा, एनीवेज माफ़ी जो देखें इमरान खान के जो एक मान लिया एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब करवा रहे हैं, अब इस मसले का हल करवाना किसका काम है? वो स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस। अब जो 342 मेंबर्स हैं उनको चलाना, उनकी बातचीत, उनके हर चीज़ को कंट्रोल करना कि कौन से अल्फाज को उन्होंने उसका हिस्सा रखना है, किन को काटना है, सारी चीज़ें ये स्पीकर पे डिपेंड करता है। और मैं जैसा कि आपको बताया कि शुरू दिन से इस नेशनल असम्बली को भी कवर कर रहा हूँ, स्पीकर नेशनल असम्बली याद सादक वो हमेशा जो हुकूमती बेंचेस की तरफ देख रहे होते हैं कि मैं आगे क्या करूं, मैंने आगे क्या बात करनी है या नहीं करनी, क्या मैंने अपोजिशन को टाइम देना है या नहीं देना। और यकीन करें उस दिन भी अगर मुराद सईद को टाइम दे दिया जाता जवाब देने में, जो उससे पहले जावेद लतीफ़ ने तकरीर की थी उसमें उन्होंने बड़ी जबरदस्त जो है ना तनकीद की थी इमरान खान। इसका मतलब अपोजिशन का इल्जाम दुरुस्त है कि स्पीकर अयाज सादिक गैर जानिबदार नहीं है? बिल्कुल गैर जानिबदार नहीं है। और इस नेशनल असम्बली के माहौल को खराब करने में स्पीकर नेशनल असम्बली और डिप्टी स्पीकर जो जावेद अब्बासी हैं उनका पूरा रोल है। अभी इस जुमे को मैं वाकया आपको बताता हूं, जब उस मौके के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर वॉकआउट किया, पहले उन्होंने अपने जो खदशात थे वो तकरीरें की, उसके बाद वॉकआउट किया, तो कोरम पॉइंट आउट कर दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। उस टाइम हाउस में कोई लोग नहीं थे। हुआ क्या कि स्पीकर साहब चले गए, लेकिन ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा जी हम तो हाउस चलाएंगे। और मैं पाकिस्तान की एटलीस्ट मेरी नज़रों के सामने ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली की तारीख में ऐसा हुआ कि विदाउट स्पीकर कोरम टूट गया, हाउस वाजंट इन ऑर्डर, लेकिन हाउस चला। उन्होंने कहा जी हम बैठ कर तकरीरें करेंगे, स्पीकर साहब जाते हैं तो जाए। अच्छा, उस दिन एक और बात भी हुई, वो ख्वाजा साद रफीक मैं तो 90s में स्टूडेंट था, उनके वालिदैन के बारे में बड़ी अच्छी बातें सुनी है कि वो पाकिस्तान मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा लिया और बड़ी अच्छी सियासत की।
वो यहाँ पे इस तरह उनका जो चलने का अंदाज ही है, मैं तो इस तरह कोई वो एक लंडे नौजवान भी इस तरह नहीं चलते और जिस तरह की वो हरकतें करते हैं। और उससे बढ़ के ख्वाजा आसफ इसी दिन जुमे को वो आके जावेद लतीफ़ साहब का उन्होंने हाथ पकड़ा, उनको शाबाशा दी और बिल्कुल इस तरह थम्स अप किया कि बिल्कुल डटे रहे। मैं आप प्रेस गैलरी में बैठे हो, वहां से हल्की फुल्की आपको जो विस्परिंग सुनाई देती है, वो हंस रहे थे, बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस में थे कि जावेद लतीफ़ साहब ने जो किया वो बड़ा जबरदस्त किया। एक और बात, सॉरी मैं आपका टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, 90s के दौरान जब ये पॉलिटिशियन हमारी जो जमहूरियत वाली जो पार्टी हुकूमतों को हटाया जाता, तो एक चीज जो हम उस टाइम स्टूडेंट से जो देखते थे कि लोग मिठाइयाँ क्यों बांटते हैं। ये जो अब जो हरकतें हो रही हैं, जिस लेवल की जबान इस्तेमाल हो रही है, जिस लेवल की यहाँ मिठाइयाँ नहीं औहदे बांटे जाते हैं, फिर अब हर बंदे के बदल गया है, मिठाइयाँ नहीं अब औहदे बांटे जाते हैं। अब हर बंदे के अब हर बंदे के हाथ में ये सेल फोन है, सेल फोन के हर बंदा वो उस पर देख रहा है, सुन रहा है कि उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। तो ये पॉलिटिशियन हमारी सियासत को ये जो है ना जहर आलूद और इसको नफरत ज़दा कर रहे हैं। पॉलिटिशियन का बड़ा रोल है। प्राइम मिनिस्टर साहब माफी मांगे या ना मांगे, ये माफी मांगनी चाहिए, ये एक अलग कहानी है। जिस तरह सब जानते हैं माफी मांगने का रिवाज नहीं है, वो मांगेंगे भी नहीं, लेकिन खान साहब का मुतालिबा तो दुरुस्त है ना, जायज है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं एक बात कहूंगा कि मरियम नवाज शरीफ साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए जी। उनको सियासत करनी है, उनको मेरा इंटरवीन करके तो मैं अपना रोल प्ले करना चाहिए। आरिफ निजामी साहब देखिए जी, इसमें एक ज़रा डीपर इशू है और मैं अगर ये कहूँ कि सारा कसूर जो है PMLN का है, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। बात यह है कि ये असम्बली जो है इस लिहाज से भी, ये जैसे हलाली साहब ने कहा ना, ये जमहूरियत जो है इसको पर्ची जमहूरियत कहना चाहिए। यहाँ मकसद ये है कि पर्ची के ज़रिए अगर हम वोट लेके असम्बली में आ गए और हमने हुकूमत संभाल ली है या हम अपोजिशन में आ गए, उसके बाद असम्बली का कोई रोल ही नहीं, ना इसने कोई लेजिस्लेशन की है, ना इसमें कोरम पूरा होता है। कोरम पूरा तब होता है जब ये अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर ज़ियाउल हक ने इसका बेड़ा गर्क किया जो आज चल रहा है कि डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे ये हर MNA को नवाजा जाता है। और असम्बली जो है वो स्पीकर नहीं खाली चलाता, उसमें होता है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन और अपोजिशन के बाकी जो अरकान हैं कम अज़ कम। अब यहाँ हाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ तो असम्बली में आना अपनी तौहीन समझते हैं, शाज़ ही वो तशरीफ़ लाते हैं और अब तो इस डर से भी नहीं आते कि वहाँ कोई नागवार नारे ना लग जाएँ, कोई नागवार सवाल ना हो जाए। दूसरे है कि असम्बली में आने से, जैसे यूसुफ गिलानी साहब को हम क्रेडिट देंगे कि वो आते थे, एवरी वन इज़ इक्वल एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ फर्स्ट अमंग इक्वल्स। अब ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं है हमारे हुक्मरानों को, जो मुगलिया तर्ज हुक्मरानी है उसमें ये कि कोई भी आम MNA आके, यहाँ तो वज़ीरों को भी 2-3 मिनट टाइम नहीं मिलता। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ खान साहब हैं। खान साहब जो है, मैं फैफन की एक रिपोर्ट देख रहा था कि एक पूरे असम्बली के सेशन में 0 दफ़ा आए, अभी भी शायद 2-3 दफ़ा आए होंगे, वो कभी आते हैं असम्बली में, वो भी नहीं आते। उसके ना तो कोई डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, ना लेजिस्लेटिव ट्रेडिशन है, ना को कानून साजी होती है, ठट्ठेबाजी, महाजराई और ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की गेम। करोड़ों रुपए खर्च करके असेंबली में आते हैं और उससे ज़्यादा प्रॉफिट बनाकर चले जाते हैं। सही। ज़फ़र इलाही साहब, आपको लगता है कि 2013 में अवाम ने जो रिस्पांस दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज जिन हालात से गुजर रही है, आपको लगता है कि अवाम यही रद्द अमल 2018 में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, यही रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ भी अपनाएगी? अब मैं समझा नहीं आपका सवाल क्या है शाजिया। आप कह रही हैं कि इनके रवैये की वजह से आपको लगता है कि अवाम इनके साथ भी वही रद्द अमल का इजहार करेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अवाम ने 2013 में किया था? शाजिया, बात असल ये है कि इन अनफॉर्चुनेटली अल्फाजों पे और इस कस्म के लड़ाइयों पे पब्लिक जो है अपना पूरा क्या वोटिंग पैटर्न नहीं चेंज करता। मगर दैट सेड, मेरे ख्याल में पहले तो मैं कहूँगा, आरिफ निज़ामी साहब ने कहा वेरी वाइज एंड जुडिशियस वर्ड्स। मैं तो समझता हूँ कि इतनी डाइल्यूशन हो गई है अवाम की लाइकिंग, रिस्पेक्ट एंड लव फॉर डेमोक्रेसी इस टर्म में, इससे पहले और इस टर्म में, कि मेरे ख्याल में आपने देखा है कि इट वाज अनहेल्थी जिस किस्म का रिएक्शन और डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया गया कि रहील शरीफ साहब को एक्सटेंशन नहीं मिला और रहील शरीफ साहब चले गए।
मैं तो हैरान हो गया ये सब पढ़ के और सुन के। ऐसा लग रहा था कि लोग उनके पूरे उम्मीदें एक आदमी पे जो कभी इंडिकेशन नहीं दिया था कि वो जबरदस्ती कुछ करेगा या नहीं करेगा। तो डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट एंड लव एंड अफेक्शन हैज फॉलन इन द आईज ऑफ द पीपल। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं, अफसोस के ये जरदारी साहब हों या ये देखिए आजकल के जमाने में शाजिया स्टेट डायरेक्टेड स्ट्रेटजीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, माने आप देखें ईस्ट एशियन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है उसमें मलेशिया, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना भी एक लिहाज से, हालांकि इट इज अ डिक्टेटरशिप। मैं समझता हूं कि ये फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरल और ये वो, ये इज डिजास्ट्रस। ये हमारे को मदद नहीं हो रहा है, हमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और फिर मैं कहता हूं वर्किंग क्लास और लोअर मिडिल क्लास जिसकी उम्मीदें थी वो उम्मीदें कम हो रही है, उनको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रहा है इन पॉलिसीज के नतीजे से। तो मेरे ख्याल में कोई सिस्टम, अभी सिस्टेमिक चेंज अगर आ जाए, I won't be surprised और शायद it may be for the good। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे। जी मुझे ब्रेक लेनी है खबर, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि उलमा दहशतगर्दों के नजरियात को ख़त्म करने में किस तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उलमा से एक अपील की है कि जो उलमा आगे आएँ और दहशतगर्दी की जो नजरियात हैं, जो दहशतगर्दी की सोच है, इसको ख़त्म करने में अपना रोल प्ले करें। एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हिलाली साहब, जो सोच 80 की दहाई से परवान चढ़ती आ रही है, जिन नजरियात ने जन्म लिया है, क्या उलमा के लिए अब इन्हें ख़त्म करना, अब इस सोच को, ऐसे नजरियात को बहुत आसान है इस वक्त? अच्छा, मैं तो बड़ा हैरान था। मैं तो पहले वेलकम करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था और ज़रूरी था। मगर मैं जानना ये नहीं चाहता हूं कि क्यों उन्होंने क्या कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों कहा। जो उन्होंने कहा बड़ा दुरुस्त है, टेररिज्म मस्ट बी कंडेम्ड। मगर मौलाना साहबों को दावत की क्या जरूरत थी भाई? क्या मौलाना साहब को इनकरेज करते हैं कि बोलो, बात करो, स्पीक आउट? क्या एक प्राइम मिनिस्टर ने उनको दावत देना पड़ता है टू स्पीक आउट? मैं तो सोच रहा था कि हर रोज ये कॉन्डेमनेशन आएगा मौलाना साहबों से। क्या वो डर गए कि मौलाना नईम कत्ल हो गया तो इसलिए वो नहीं कहते? क्या वजह है? मैं तो हैरान हूं। और बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर से, और मेरे ख्याल में अगर शायद उनको प्रोटेक्शन ज्यादा दें तो हमारे जो उलेमा हैं वो शायद ज्यादा बोलें अगेंस्ट टेररिज्म। एक छोटा सा मिसाल मैं देना चाहता हूं और मेरे कोई कमेंट नहीं होगा। मिसाल ये है कि जब एक जमाने में आपको पता है बेनजीर प्राइम मिनिस्टर बनी तो पूरा दुनिया कह रहा था, खासतर ये मुसलमानों राइट विंग रिएक्शनरीज तो थे, वो कहते थे कि वो कैसे बनी, एक औरत एक मुसलमान नेशन को कैसे लीड कर सकती है। तो मैं सीधा गया मुफ्ती के पास यमन के, मैंने कहा दो एक फतवा कि एन औरत कैन लीड अ कंट्री, अ मुस्लिम कंट्री। तो मुझे देख के हंस के कहता है, तो इतना देर क्यों लगा, तुम आए हो, इतने देर से क्यों आए हो, ये लो फतवा, फौरन लो फतवा। और फतवा दिया। पाकिस्तानी तो वो लड़ते रहे कि औरत प्राइम मिनिस्टर बन सकती है कि नहीं, मगर उसने फौरन, और उसने याद भी दिलाया, कहने लगी हमारे सबसे बड़ी लीडर जो थी वो थी बिल्कीस, और जो बिब्लिकल बिल्कीस जो थी। तो माने कि हमारे उलेमा को माफ करिए, दे शुड कम आउट। और ये नैरेटिव जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल, और उनको अपना सोच भी बदलना चाहिए इस बात पे, और सर्टेनली उनके टैक्टिक्स बदलने चाहिए। सही। खावर जी शाजिया, मैंने जर्नलिज्म 2001 में शुरू किया था, और उसके बाद मैंने देखा कि मदरसा बोर्ड बना, लाखों डॉलर जनरल शरफ साहब को मिले थे ये इन मदारस को मेन स्ट्रीम करने के लिए। उसके बाद हमने फिर देखा कि फजलुर रहमान साहब हिस्सा बने गवर्नमेंट का, अपोजिशन में थे, लेकिन अपोजिशन होने के साथ वो 17th अमेंडमेंट पास करवाई गई। उसके बाद मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैंने खुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी 2009 के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की थी, उसके अंदर भी मेन चंक वो जब एक जो की पार्ट था वो था मदरसा रिफॉर्म्स के। उसके बाद फजलुर रहमान साहब और बाकी जो मजहबी जमातें उनके साथ हुकूमत में रहीं। उसके बाद आपने देखा नेशनल एक्शन प्लान बना, उसके अंदर भी हमने देखा मदरसा रिफॉर्म्स। तो मैं आपको पिछले 16-17 साल के अंदर जो हमारी हुकूमतें, फौजी हुकूमत रही, उसके बाद हमारी ये जमहूरियत रही, उसके दौरान ये किसी भी मौके पे मैंने नहीं देखा कि किसी भी हुकूमत ने
बाकी रियल टाइम एफर्ट किया हो। ये सिर्फ बातें होती हैं, बयानात होते हैं। और बिल्कुल सही कहा हलाली साहब ने, गवर्नमेंट ने एक्शन लेना होता है। ठीक है, ये एक कैंसर फैला, इस पे दहाइयों के अंदर फैला, इसको निकालने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन इस कैंसर को खत्म करने के लिए आपको फिर कीमोथेरेपी में जाना पड़ेगा, आपको रियल टाइम डिसीजन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी मौके पे बयान दे दिया और उसके बाद चुप करके बैठ गए। नैब के अंदर अभी बताएं ना, आज की तारीख में अंदर पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ, मदरसा रिफॉर्म्स के ऊपर सिर्फ ये सारे सूबों की तरफ से तफसीलात बताई गई कि जी हमने उनके जियो फेंसिंग कर ली है कि कौन कौन के मदारिस कहाँ पे है, इतना हमने पता लगा लिया है। बात ये खबर जो उलमा आज तक एक मुल्क में एक ईद करवाने पर मुत्तफिक नहीं हो सके, इस सोच को जन्म नहीं दे सके कि मुल्क में एक ईद होनी चाहिए, तो ये तो बड़ा मुश्किल टारगेट है। शाजिया देखें, जब हुकूमत ने अगर हुकूमत ने काम करना हो ना, धरने के दिनों के दौरान ज्वाइंट पार्लियामेंट सिटिंग हुई थी, सुबह से लेकर शाम तक प्राइम मिनिस्टर समेत सारे पार्टी के लीडर जो हुकूमत में सारा दिन बैठे रहते थे वहां पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर। वो एक खौफ था, वो सही खौफ था या गलत था कि शायद हुकूमत ना चली जाए, शायद हुकूमत डीरेल ना हो जाए, डेमोक्रेसी डीरेल ना हो जाए। वहां बैठे थे, क्या इस काम के लिए नहीं बैठ सकते? ये जो हमारे पूरे मुल्क में अंदर दहशतगर्दी फैली है, यही लास्ट कमेंट लेने निजामी साहब से। निजामी साहब आखिरी सवाल, निजामी साहब आखिरी सवाल, दहशतगर्दी के खात्मे में असल रुकावट है क्या? क्या सिर्फ ये सोच है जिसको आज खत्म करने की बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने? दहशतगर्दी के रुकावट सबसे बड़ी जो है ना, उसमें हमारी एक नेशनल ईथोस है, खाली हुकूमत नहीं। और माफ़ कीजिएगा, जहाँ हम बैठे हुए हैं इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो अक्सर साथी हैं उनकी अपनी सोचें भी इसी किस्म की हैं। हमारे जो प्रिंट मीडिया में भी इसी किस्म की सोच को परवान दिया जाता है। पाकिस्तान में एक विक्टिम सिंड्रोम है कि जी हम तो दहशतगर्दी का शिकार है, हम दहशतगर्दी किस तरह कर सकते हैं, हम दहशतगर्दों को किस तरह पनाह दे सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा है करते हैं, हम शिकार भी हैं, लेकिन ये एक ऐसा मामला है, इसके इतने पहलू हैं जिसको माफ़ कीजिएगा, जब तक कि वाकई ही नैरेटिव नहीं बदला जाएगा, सोच बदलने की तरफ सही नहीं होगी। और वो इनिशिएटिव हुकूमत की तरफ से आना चाहिए, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। अब देखिए ना, जहाँ हो के मदरसा है कहानियाँ को इमरान खान साहब 4 करोड़ रुपए दे रहे हों और कह रहे हो कि मैं ठीक दे रहा हूँ डंके की चोट पर, तो इसका मतलब है कि हमारी जो कौमी सोच है उसमें ही कोई थोड़ी सी, मुझे नहीं पता कहाँ, एक मेरे नज़दीक तो मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि जो ज़ियाउल हक का जो फौजी आमरीत थी वो एक नज़रियाती आमरीत थी जिसकी सोच जो है हम उसको आज तक पर्ज नहीं कर सके। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब आपका, ज़फ़र हिलाली साहब, खावर घुमन में तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाइट एडिशन शान को इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक देते रहिए। अल्लाह।